Hello dear friends and students. Today we are going to start our live class. Welcome you all in the CVP online class. तो विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9th और 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, टेंस। तो सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो हमारी एक रूरल एरिया की स्कूल जो है उसके द्वारा किया गया है, तो हम सबको इसके लिए अप्रिशिएट करना है। सो आप उसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले इस ग्रामर के टेंस टॉपिक जो है इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करता हूं कि टेंस क्या होते हैं। टेंस के बारे में कोई कहता है कि ये काल है, सही है, काल मतलब समय। तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज है? कुछ लोग कहेंगे हाँ सर, टेंस मतलब समय, तो टाइम। लेकिन एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है, वो देखना है अपन को। एक सेंटेंस आपको देता हूं, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट ईयर। अब देखना, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के बारे में आपसे कोई पूछे, मुझे पूछे कोई कि प्लीज ये सेंटेंस किस टेंस का है, सेंटेंस किस टेंस का है, तो देखो मैं बताऊंगा आपको कि ये इस वर्ब को देख करके आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। लेकिन अगर मैं पूछे कि इस टेंस का टाइम, यानी कि जो ये एक्शन है, जो ये वर्ब है, जो ये एक्शन है रिटायर, ये कब होगी, यानी कि इसका टाइम क्या है, तो इसका टाइम नेक्स्ट ईयर, कि मेरे पिताजी अगले साल रिटायर होंगे। तो इसका टाइम जो है वो फ्यूचर है। तो इस टेंस का, इस सेंटेंस का टाइम तो है फ्यूचर, लेकिन इसका टेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो दोनों अलग अलग हो गए, टेंस प्रेजेंट और टाइम फ्यूचर। तो बस यही डिफरेंस है टेंस और टाइम के बीच में। टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है। टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है और टाइम जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है या नेचुरल एलिमेंट है। टाइम जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है और टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है। तो आपको सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है। आगे आपको समझ में, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। टेंस के काइंड्स सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन देखो इंग्लिश के अंदर टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने शुरुआत से काफी टाइम से पढ़ा होगा, लेकिन हर बार उसको अपन भूल जाया करते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको रटने की कोशिश करते हैं, और टेंस जो है रट ही नहीं जा सकते, और वैसे भी ग्रामर को आप रटोगे तो आप भूल जाओगे उसको। तो आप कॉन्सेप्ट को सीखोगे, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है, उसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये जो नॉलेज होता है वो अपने दिमाग में फिक्स हो जाता है, लंबे टाइम तक रहता है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा टेंस
टेंस मतलब काल। अब बताए टाइम और टेंस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेंस के अंदर यह बताया जाता है कि जो वर्ब है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या वो काम कब होता है, कैसे होता है, कैसे हो रहा है, यह सब बताया जाता है। तो टेंस को जब अपन मेजरली उसको क्लासिफाई करेंगे तो टेंस के 3 टाइम के, जैसे अपन कहे वैसे ही इसके भी काइंड होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट मतलब सब जानते ही हैं, वर्तमान, पास्ट जो बीत गया, भूतकाल, और फ्यूचर जो आने वाला है, वर्तमान काल। देखो अपन इस टॉपिक को मोस्टली हमारे 9th और 10th के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, इस क्लास को ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे इस रूरल एरिया में ऑलमोस्ट बच्चों की इंग्लिश जो होती है वो वीक होती है, तो अपन हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ में लेते हुए उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि वो बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अब आपको चीजें पता ही है, सिंपल सी चीजें हैं कि फिर हर टेंस को भी एक 4 डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड कर रखा है। जैसे कि प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल, या अपन उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा अपन बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या अपन इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 ये भी उस काम के एक्शन जो होती है ना उसके आधार पर ही इन चारों टेंस को डिवाइड कर रखा है। सिंपल या इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि यहां में जो एक्शन होती है वो उसका कोई फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होती है। कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव ये बताता है कि एक्शन जो है वो चल रही है, काम जो हो रहा है वो कंटिन्यू है, जारी है। इस टेंस का दे रखा है नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण। यहां पर ये होता है कि काम जो होता है वो उस समय कंप्लीट हो चुका होता है। और ये चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में पढ़ेंगे, वैसे स्पोकन में इसका इतना यूज नहीं होता है, ग्रामेटिकल रूप से हमको पढ़ना है तो इस टेंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट के 4 अपने देखे, प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये 4 पास्ट के भी होते हैं, आप लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, आप समझ जाना। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे कैसे ही 4 जो है वो फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको लिखना है, पता होगा आपको, अच्छी बात है, याद रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपने टेंस के 4 प्रकार, 3 तो मुख्य काइंड देखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद ईच टेंस हैज 4 टाइप्स, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट के थे और वैसे ही फ्यूचर के थे। अब अपन देखो टेंस को 2 तरीके से पढ़ेंगे। 2 तरीके से पढ़ना, कहने का मतलब मेरा यहां पे ये है कि देखो ग्रामर को सीखने का एक हम लोगों के लिए जो जिस बैकग्राउंड से या जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं,
तो हम ऑलमोस्ट, हमारी मदर टंग हिंदी होती है तो हम इंग्लिश के इतने अच्छे जानकार नहीं होते हैं, तो ट्रांसलेशन के लिए तो हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, और हमको ट्रांसलेशन के लिए ग्रामर की जरूरत, ये टेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और दूसरा, हमारे एग्जाम के हिसाब से, कि हमारे एग्जाम पेपर में जो आता है वो टेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सेंटेंस कैसे आते हैं, तो उसको भी आधार बना करके हम चलेंगे। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से इस टेंस को, हर टेंस को लेके चलता रहूंगा, जिसको कैसे अपन उसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश में, और कैसे हम हमारे एग्जाम में जो पेपर होता है उसके अंदर सेंटेंस कैसे आते हैं, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो दोनों चीजें अपन साथ में लेकर के चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल। अब देखिए, ये टेंस जो होता है हमको दो तरीके से पढ़ना है। एक तो देखो ट्रांसलेशन के लिए कि हिंदी से इंग्लिश में, तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इसकी पहचान बताया गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। ये भी है, लेकिन अगर आपको उसको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना है, अगर टेंस को पढ़ना है, तो हमेशा टेंस को हमें सिचुएशनल यानी कि परिस्थितियों के आधार पर पढ़ना चाहिए, ताकि वो नॉलेज जो होता है वो हमारे दिमाग में फिक्स रहता है, हम उसको बाय हार्ट पढ़ लेते हैं, दिमाग में रहता है, दिल में रहता है। साधारण वर्तमान काल। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। यानी कि अगर उस परिस्थिति में आपको कुछ बात बोलना है तो वो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना होगा या लिखना होगा। जैसे कि डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन दैनिक कार्य अपने जो भी होते हैं वो, आदतन कार्य जो भी होते हैं वो, एटर्नल या यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, अपन कहे सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट, वैज्ञानिक या कोई गणितीय तथ्य होता है वो, प्रोवर्ब्स होती हैं। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। कहावतें हैं वो भी, उनको अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे। उसके बाद में कोई लाइव कमेंट्री यानी कि सीधा प्रसारण जो होता है, अक्सर आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच की या किसी मैच की कमेंट्री सुनते हैं तब वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन
समाचार पत्र जो होते हैं उनकी जो मुख्य हेडलाइंस जो होती हैं वो भी अक्सर प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी हुई होती हैं। इसके अलावा शेड्यूल्ड या स्केड्यूल्ड, जिसको अपन स्केड्यूल पढ़ना सही रहेगा, स्केड्यूल्ड एक्शंस जो होती हैं यानी कि समय सारणी पर आधारित कार्य, यानी कि वो काम जिनका टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, वो उस टाइम पर काम होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि ये कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा जैसे कि स्टेटमेंट होता है, कोई कथन होता है, वो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं। वैसे आपको ट्रांसलेशन के लिए पता है, अपन ने पढ़ा है कि हिंदी में ता है, ती है, ते है आता है, उसको अपन जब अपन ट्रांसलेट करते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। लेकिन वो हमको ट्रांसलेशन नहीं करना है। इसके अंदर हमको क्या करना है, हमको उस सेंटेंस की कंडीशन, उस सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है कि वो सेंटेंस कौन सी सिचुएशन का है। क्योंकि जब हम हमारे पेपर को सॉल्व करेंगे, जब हमारे बोर्ड में पेपर आएगा तो उसमें सेंटेंस हिंदी में लिखे हुए नहीं आते हैं। हमें क्या करना होता है, हमें उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की प्रॉपर फॉर्म को फील करना होता है, और वर्ब की प्रॉपर फॉर्म को फील करने के लिए हमें उस सेंटेंस को समझना होगा कि वो सेंटेंस कौन सा है। तो ये कुछ सिचुएशन आपको बताई मैंने। ये सिचुएशन अगर हो तो वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का या इंग्लिश में लिखने का जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न होता है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, जैसे हिंदी में कोई वाक्य जो होता है वो लिखा जाता है, उस हिंदी में वाक्य कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आता है कर्ता, उसके बाद में कर्म और उसके बाद में क्रिया। जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। राम क्या है, कर्ता है, खाना क्या है, कर्म है, और खाता, जो खाता वर्ब है, क्रिया। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो होता है वो ये होता है एस प्लस वी प्लस ओ। इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वो सभी इसी तरीके से, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया और कर्म इस ऐसे ही लिखा जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब ये हर टेंस के अंदर जितने भी अपन टेंस आगे पढ़ेंगे बेसिक सेंटेंस पैटर्न अपना यही रहेगा। अब जो भी चेंजेस जो होंगे हर टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस, देखो क्या है, टेंस आपको बताया था, टेंस क्या बताता है, टेंस उस काम जो वर्ब है, उस वर्ब काम कैसे हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति को, उसकी प्रकृति को हमें बताता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। तो मेनली जो चेंजेस होंगे वो इस वर्ब के अंदर होते हैं। बाकी सब्जेक्ट भी किसी भी टेंस में, टेंस का इफेक्ट इस पे पड़ता नहीं है, ना ही ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहेंगे, वर्ब जो है होगी वो चेंज होगी। तो अपन अलग अलग जब देखेंगे तो टेंस के अंदर हम वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स, वर्ब में क्या क्या चेंजेस होगा वो देखते रहेंगे। लेकिन ये तीन चीजें जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको और समझने में बेटर हो। देखो, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब डूअर, काम करने वाला। इस टेंस को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज जरूरी है। वैसे आप सब होशियार हो, आपको पता होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी हमें ये देखना जरूरी है। डू मतलब करना, डूअर काम करने वाला।
देखो सब्जेक्ट को मैंने हमारे आगे टेंस में काम आएगा, हमको थोड़ा इजी रहेगा, उसके लिए मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है सब्जेक्ट को। एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। देखो मेनली टोटल देयर आर 8 सब्जेक्ट्स, 8 करता है जो अपन इस ग्रामर के हिसाब से देखते हैं। टोटल देयर आर 8 सब्जेक्ट्स। तो उसमें कौन कौन से जो है वो देख लेना एक बार, किस किस को मैंने सिंगुलर में रखा है और किसको प्लूरल में रखा है। ही, शी, इट और कोई भी नेम जो होगा, ही, शी, इट, नेम, ये तो है, ये सिंगुलर आएंगे। और आई, वी, यू और दे। नेम अगर सिंगुलर है, एक नाम है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, अगर नाम 2 उससे ज्यादा है तो प्लूरल माना जाएगा। तो 4 अपन ने मान लिए सिंगुलर के अंदर, 4 मान लिए प्लूरल के अंदर। वैसे आप जानते होंगे आई जो है वो एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है। आई अपने आप में एक एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है। और आई का मतलब ही होता है मैं, अहम, तो थोड़ा सा अलग तो रहेगा ही रहेगा, आपको पता ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं जब बताऊंगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए ये 4 सब्जेक्ट, इसकी बात कर रहे हैं। जब मैं आपको कहूंगा कि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ऐसा करना है, तब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि भी प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बताया आपको मैंने, ही, शी, इट और नेम ये तो है सिंगुलर, और आई, वी, यू, दे ये है प्लूरल। क्लियर? अब आगे बात करते हैं वर्ब की। एक बार देख लो, शॉर्ट है इसलिए फटाफट मैं इसको बता रहा हूं आपको। देख लो, वर्ब यानी कि क्रिया, इसकी अपन मेन 3 फॉर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेन इसकी अपन 3 फॉर्म जो है वो अपने यहां पे देखी जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वैसे वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती है। वर्ब की टोटल 5 फॉर्म होती है। इन 3 फॉर्म्स के बारे में पता ही होगी। 4th फॉर्म्स जो होती है वो अपन बोलते हैं आईएनजी वाली। जब अपन किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो उसकी 4th फॉर्म होती है, जिसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इन फॉर्म के भी नाम है अलग अलग, अपन को केवल इतना ही पता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन इनके भी नाम है। जैसे कि ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसे अपन प्रेजेंट, सेकंड जो होती है वो पास्ट, थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है पास्ट पार्टिसिपल, और 4th जो आईएनजी वाली होती है उसे अपन बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, फॉर्म। और 5वीं जो होती है वो बेयर फॉर्म होती है टू इन्फिनेटिव के साथ में, यानी कि मेन वर्ब जो होता है उस मेन वर्ब के साथ में आगे जब टू लिखा हुआ होता है, या वो बेयर फॉर्म होती है, बेयर फॉर्म वो 5वीं फॉर्म होती है। यानी कि जो मेन वर्ब जो होती है उसके आगे टू लिखा हुआ हो, टू इन्फिनेटिव, या वो अकेली हो तो वो बेयर फॉर्म गिनी जाती है। टोटल 5 फॉर्म है। तो अपन को इन अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ब्स को देखना है। फिर रही बात ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। इस कर्म को लेकर के एक आपसे सवाल पूछता हूं, देखना। आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली। अब आपसे मैं पूछूं, ये क्या है? पता ही है, सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। तो आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो कहेंगे कि सर ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको वो पता होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्म,
और यहां पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसको सेंटेंस में हम हमेशा ऐसे पहचानते हैं, व्हाट और whom का आंसर। सेंटेंस के अंदर व्हाट या whom का आंसर देने वाला कोई भी वर्ड जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। व्हाट मतलब क्या और whom मतलब किसे या किसको। तो जो वर्ड सेंटेंस में व्हाट या whom का आंसर देगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो ये बेसिक चीजें थी, छोटी छोटी चीजें थी। हमको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना इस टेंस को पढ़ना शुरू करने से पहले जरूरी था। तो हमने ये बीच में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बताया। अब वापिस अपन चलते हैं हमारे टेंस की तरफ। अपन कौन सा पढ़ रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको मैंने बताया था कि इसका इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या था, आपने देखा SVO। अब ट्रांसलेशन के लिए हमें आप बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, आपने देखा एटसेट्रा। तो इसको अपन ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा कि सेंटेंस को हमें जब हिंदी में दिया हुआ है तो उसको ट्रांसलेट करना है, या हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास चाहिए होगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि इसकी संरचना। इसकी संरचना हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, निर्माण करने के लिए उसका स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश इसमें क्या होता है, आपको बताया मैंने कि इसके स्ट्रक्चर दो तरीके से होते हैं। इसके पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, सकारात्मक वाक्य, अपन आगे इसको और भी देखेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं उनको भी अपन अलग अलग तरीके से, यानी कि टेंस के अंदर अपन 5 तरह के सेंटेंस जो है वो पढ़ेंगे कि 5 तरीके के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस की ही बात करते हैं, सकारात्मक वाक्य की ही बात करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। सकारात्मक वाक्य मेनली हम इसको यूज करते हैं, सकारात्मक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो अपन देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। लेकिन आपको बताता हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अब आपके सामने वापस दिमाग में आ जानी चाहिए बात कि सिंगुलर बोला है मतलब कौन से सब्जेक्ट, ही, शी, इट और नेम। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर में ये होगा कि हमें सब्जेक्ट और उस वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाना होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ एस या ईएस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद में एटसेट्रा। जो भी एडवर्ब्स वगैरह जो होते हैं वो इट्स के बाद में लिखे जाते हैं एटसेट्रा, वर्ब के साथ एस या ईएस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब IVU दे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें क्या करते हैं, बहुत इजी है। सब्जेक्ट और वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म उसकी लिखी जाती है, उसके साथ कोई एस या ईएस का यूज नहीं होता है, और उसके बाद में एटसेट्रा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ में अपन ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और एक चीज आपको बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के सकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर अपन को हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। तो हम देखेंगे यहां पर
कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, उसके पहले आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि सर एस या ईएस, अब दोनों कोई एक साथ एक ही वर्ब के साथ तो लग नहीं सकते, या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं अपन कि यदि किसी वर्ब के पीछे, यदि किसी वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो एक्स, ओ, एस, डबल एस, सी एच, एस एच हो, तो उसके पीछे अपन को क्या लगाना है? ईएस लगाना है। एक मेन चीज जो इंग्लिश की शुरुआत करने से पहले ही बता देना चाहिए कि इंग्लिश में सारी चीज जो होती हैं वो जनरली होती हैं, सामान्यतः ऐसा होता है, क्योंकि एक भी ऐसा फुल प्रूफ रूल इंग्लिश में नहीं बनाया जो बस हाँ वो फिक्स मतलब होता ही होता है। देयर आर मेनी एक्सेप्शंस। तो इंग्लिश में मैं कहूंगा कि कोई भी काम, कोई भी मैं लिखूंगा यहां पर मैं यही बोलूंगा कि जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। मैं नहीं बोल सकता कि फिक्स ऐसा ही होगा, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है मैंने यही पाया है कि इंग्लिश में सारे रूल्स जो होते हैं वो जनरली ऐसा होता है, यही फॉलो होते हैं, बाकी परफेक्ट फुल प्रूफ नहीं होते हैं। तो वर्ब के पीछे अगर लेटर एक्स, ओ, एस, डबल एस, सी एच, एस एस वगैरह हो तो अपन ई एस का यूज करते हैं, बाकी सभी साथ के साथ में एस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई टू स्कूल डेली, वर्ब है गो, देखिए दो सेंटेंस है। हिंदी की क्या है कि मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाता है। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब के लिए जगह खाली छोड़िए क्योंकि हमको वर्ब पता करके लिखनी है, और ये आपके सेंटेंस है। अब देखिए कैसे होगा, हमको सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचानना है। इसका सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई आपको बताया मैंने क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो कि प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हमने बताया स्ट्रक्चर के अंदर की क्या, कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कुछ नहीं करना है, जो वर्ब दे रखी होती है वो एज इट इज हमको यहां पर लिख देनी है, आई गो टू स्कूल डेली। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर देखिए क्या है, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है ही सिंगुलर है। तो क्या होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, और वर्ब गो इसके पीछे ओ है, बताया है कि ओ हो तो अपन ईएस का पता यूज करते हैं, तो ही गोज टू स्कूल डेली। तो सब्जेक्ट के आधार पर हमें यह पता करना है कि वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। आपको ये सेंटेंस का पैटर्न, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। इजी है, दिमाग में आराम से उसको पढ़ते जाइए, और ये आपके पास लिखा हुआ होगा तो आपको उसको यूज करेंगे अपनी आगे की लाइफ में अपने सीखने के लिए, तो आप उसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे। देखो मैं आपको दो तरीके बताए थे मैंने, कि पहले तो ये करूंगा कि मैंने कि इसका ट्रांसलेशन, तो अपने ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर देखा, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इस तरीके से है कि हमें एग्जाम के अंदर सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ नहीं आता है, और ना ही लिखा आता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या ये टेंस है कि वो टेंस है। हमें क्या करना होता है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। सेंटेंस में तो आपके, क्योंकि बोर्ड पेपर में तो आपके सामने केवल सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ आएगा। अब सेंटेंस लिखा हुआ आएगा तो हमको तो क्या करना होता है, उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है,
उसके बाद में ही हमें सारे टेंस पता है कि उसके अंदर कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी हेल्पिंग लगती है, सब पता है, लेकिन आपको सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैं ये चीज बता रहा हूं कि इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है। देखो जनरली आपको बताया कंडीशंस जो है उससे आप पहचान पाओगे, कोई साइंटिफिक ट्रूथ है, कोई एटर्नल ट्रूथ है, कि कोई प्रोवर्ब से, तो आप पहचान ही लोगे सेंटेंस को। अगर नहीं फिर भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इन कंडीशंस जो है वो हमारी वो कंडीशंस जो है वो जाहिर नहीं हो पाती है लिखे हुए सेंटेंस से, तो उसमें क्या होता है कि कुछ आइडेंटिटी होती है। ये भी पढ़ने आ गई इंग्लिश, पूरी एक लाइन तैयार कर दी उसने। तो देखिए बात कर रहा था मैं कि आइडेंटिटीज जो होती है वो अपन को देखनी है, इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। अब ये एक्चुअल में क्या है, आपको हेल्प करेगी। ऐसे एक तरीके से कहे तो अपने लिए ट्रिक ही है। कुछ ऐसे वर्ब्स होती है, ये एडवर्बियल्स होती है। क्या होती है एक्चुअली? एडवर्बियल्स। जो एडवर्ब्स होते हैं उनको बोलते हैं, ये एडवर्बियल्स होती हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये पता करने में, ये पहचानने में मदद करते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए ऐसे कौन कौन से एडवर्बियल्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखना कुछ जैसे कि डेली, ऑलवेज, एवरी। एवरी के साथ कुछ भी हो, अपन कहे ना एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी दिवाली, व्हाटएवर, जो कुछ भी एवरी के साथ कुछ भी टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ हो। तो उसके बाद में सेल्डम, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, occasionally, rarely, hardly, barely, once in a week, twice in a day। ये फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा इन जुलाई, ऑन सैटरडेज, ऑन संडेज, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे एडवर्बियल्स जो है वो आपको देखना। ये इतने सारे वर्ड्स है, ये ऑलवेज, ऑलमोस्ट, जनरली उस सेंटेंस में कहीं न कहीं आपको ऐसे वर्ड लिखे हुए मिलेंगे जो आपको ये हेल्प करेंगे उस सेंटेंस को पहचानने के लिए कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। जब आप इन वर्ड्स को देख करके उस सेंटेंस को पहचान लोगे तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की फॉर्म फिल करना। नहीं तो आप सेंटेंस पहचान नहीं पाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कौन सा टेंस, उसके अंदर ये कौन सा टेंस है, हमें इसके अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। क्योंकि ऑलमोस्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस को अपन सभी टेंस के अंदर लिख सकते हैं। तो हमें उस सेंटेंस को पहचानने में हेल्प क्या करता है कि ये जो एडवर्बियल्स जो होते हैं वो उस सेंटेंस की सिचुएशन को, उसकी अपन कहे तो टाइम को हमें आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करते हैं। तो अपन ने देखा, आपको मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। इसके नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य।
नकारात्मक वाक्य। देखिए नकारात्मक वाक्य यानी कि हमें सेंटेंस के अंदर नेगेशन का सेंस जो है वो लाना होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन ने मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, एक होती है डू, एक होती है डज। डू और डज। डू जो है हेल्पिंग वर्ब होती है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो, और डज जो है वो यूज होती है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। बार बार मुझे बताऊंगा नहीं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट, आपको बता दिया है प्लूरल यानी कि आई वी यू दे, सिंगुलर ही शी इट और नहीं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अपन डज का यूज करेंगे। और सारे सेंटेंसेस जितने भी टेंस जो है उसके सारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। अगर आप एक बार एक सेंटेंस एक टेंस के स्ट्रक्चर्स को अगर पढ़ लोगे आप, तो आपको बाकी सारे जितने भी टेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से याद हो जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, देखना क्या करते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे तो इसमें अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी डू या डज। उसके बाद में हमें जो वर्ब है वो वर्ब लिखनी होगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो यहां पे आपको बताऊंगा मैं कि बीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन नॉट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर हेल्पिंग वर्ब लग गई है डू या डज और उसके बाद ये नॉट आ गया है, वैसे आगे भी सेंटेंस में देखेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब लग गई है उसके अंदर डू या डज तो हम वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। देखो एक सिंपल सी जस्ट कि भाई ये डू, ये फैमिली में ना ये हस्बैंड वाइफ है, तो प्लूरल के साथ तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं जाते हैं, लेकिन ये अपने बेटा बेटी ईएस को जब इनके सिंगुलर यानी कि एक वचन बेचारे अकेले होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उनके साथ पॉजिटिव काम जो होता है उसके लिए वो अपने बेटा बेटी में से किसी एक को या दोनों को भेज देते हैं। तो हमने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ईएस का यूज करते हैं, अगर प्लूरल हो तो किसी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अब ये तो दोनों ही आगे हैं, तो जब आगे हैं तो वर्ब के साथ में ये जो एस या ईएस है वो हट जाएंगे, यानी कि यहां पर नहीं लगेंगे। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपन को, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा, जो कुछ भी होगा वो आपको लिखना है। सिंपल से एग्जांपल देखते हैं जो आपको बताया था, जैसे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, रेगुलरली। आई है इसलिए ये प्लूरल है तो अपन ने डू लगाया और वर्ब गो लगाई। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली। देखो सब्जेक्ट ही था, सिंगुलर था, अपन ने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, डज लगाई, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं। फिर नॉट लगाया, फिर ये अपन ने वर्ब देखो प्ले लगी, यानी कि इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, तो हमने ये वर्ब लगाई प्ले। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का यूज करना है। आगे अपन शॉर्ट देखते हैं। तीसरा सेंटेंस जो है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव
यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्न जो है वो भी अपन दो तरीके से बनाते हैं। प्रश्न जो है वो क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से बने हुए होते हैं। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से बने हुए, यानी कि सहायक क्रिया से, और दूसरे जो तरह के प्रश्न जो होते हैं वो बने हुए होते हैं WH वर्ड से बने हुए। WH वर्ड जो है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। WH वर्ड से व्हाट, व्हाई, हुम, व्हेन, वेयर, उससे बने हुए होते हैं। तो एक तो बने हुए होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, दूसरे बने हुए होते हैं WH वर्ड से। अपन सबसे पहले इन सेंटेंस को पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब से बने हुए सेंटेंस, सहायक क्रिया से। देखिए ये सेंटेंस क्या होते हैं कि भाई जिस सेंटेंस की हिंदी में शुरुआत जो हो वो क्या से हो, यानी कि प्रश्न के शुरुआत में क्या हो, और उसका आंसर जो हो, जो उसका उत्तर जो होता है, जो उसका आंसर जो है वो हमेशा यस या नो में होता है। आपसे पूछता हूं आर यू मुकेश, आप बोलोगे, जो होगा मुकेश बोलेगा हाँ, नहीं तो नहीं। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, वो बोलेगा हाँ। और बोल सकता है पागल है तो, वैसे पागल बोलता नहीं अपने आप को कि मैं पागल हूं, लेकिन हाँ या ना। डू यू बाथ डेली, ये भी तो हाँ या ना। तो अपन देखते हैं कि जिसके आंसर यस या नो में होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बने हुए प्रश्न होते हैं। तो ये कैसे बने हुए होते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, इजीली है। WH वर्ड में देखेंगे अपन आगे, WH वर्ड जब पढ़ेंगे तब देखेंगे उसको अलग से। तो जिसके आंसर यस या नो हो, हिंदी में शुरुआत क्या से हो रखी हो, वो हेल्पिंग वर्ब से बने हुए होते हैं। और उसको अपन देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। सब में सभी टेंस के अंदर सेम स्ट्रक्चर, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का सेम स्ट्रक्चर फॉलो होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लिखेंगे पहले। उसके बाद में वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी एस या एस नहीं आएगा, क्योंकि डू या डज जो भी होगा वो आगे आ चुका होगा। और जब सेंटेंस के अंदर डू या डज आ गया है तो हमें वर्ब के साथ में एस या एस वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा जो कुछ भी हो, और पीछे क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब डू या डज आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर एटसेट्रा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को अपने बनाना हो इसमें इंटरोगेटिव में, तो क्या तुम हमेशा स्कूल जाते हो, रेगुलर स्कूल जाते हो? तो देखिए इसी को अपन जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तो डू आगे आ जाएगा, डू। अब आई जो है उस जगह आप आई रखो, यू रखो, कोई भी रखो, डू यू सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब आ जाएगी, डू यू गो टू स्कूल, रेगुलरली, डू यू गो टू स्कूल रेगुलरली। इसका बनाते हैं अपन सेकंड वाले सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली, नेगेटिव था, तो कि क्या वह हमेशा क्रिकेट खेलता है, क्या वह हमेशा क्रिकेट खेलता है, इसको अपन लिखेंगे। सब्जेक्ट है ही, तो हेल्पिंग वर्ब हमको पता ही है सिंगुलर है, डज आ जाएगी, डज। सब्जेक्ट क्या है, तो ही। अब देखो वर्ब लिखनी है अपन को, वर्ब है खेलना, प्ले, तो डज ही प्ले क्रिकेट। डेली, डज ही प्ले क्रिकेट डेली, वर्ब प्ले है, प्ले के साथ कुछ नहीं लगेगा, प्ले का प्ले ही रहेगा। आपको देखो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा है। अपन हेल्पिंग वर्ब डू या डज को आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा, जो भी होगा वो रहेगा। अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे, आगे मैं एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी अपन शॉर्ट में एक जो कॉमन एग्जाम्पल है उसको लेकर चलते हैं, ताकि आपके थोड़ा सीखने में, इसको समझने में आसानी रहे। उसके बाद अपन सेंटेंस देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव अपन इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही इतना डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी में आपको बताया मैंने कि सब में एक कॉमन फॉर्मूला जो है, कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो होता है। तो आगे के टेंस में अपन इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो? देखो सेंटेंस देखना, क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो, मतलब इसमें आंसर भी यही होगा, हाँ या नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई और बीच में नहीं भी आया। वैसे इन सेंटेंस के आंसर, ये प्रश्न जो होते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। ये प्रश्न तभी पूछे जाते हैं जब उसका उत्तर, जो एक्सपेक्टेड आंसर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इन क्वेश्चंस का आंसर जो होता है वो ऑलवेज एक्सपेक्टेड पॉजिटिव होता है। तो इन सेंटेंस को अपन कैसे लिखेंगे, तो इनका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, इजी स्ट्रक्चर है। क्या करेंगे अपन, हेल्पिंग तो आगे लगेगी क्योंकि ये क्या से बन रहा है, तो हेल्पिंग ऑफ डू या डज को अपन आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट। अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए हमको नॉट का यूज करना है, तो नॉट कहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट। डू डज के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा जो कुछ भी है, और फिर क्वेश्चन मार्क। डू डज के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब। इसके अंदर ये अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हो, देखो आप होशियार हो, इसलिए मुझे सारी बातें आपको बतानी जरूरी हो जाती है, नहीं तो आप क्या सोचोगे सर ने हमको ये बताया नहीं। तो अगर अपन इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डू प्लस नॉट, डोंट, और डज प्लस नॉट, डजंट। अगर कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन को पूरा एक साथ आगे लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट, नॉट तो यहां से हट जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो अपन डोंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, या डजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऐसा यूज करते हैं। जैसे इसको लिखेंगे अपन, डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली, इस तरह से लिख सकते हो, डोंट यू गो टू स्कूल डेली, डजंट ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या वह शाम को क्रिकेट नहीं खेलता है, डजंट ही प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो देखना ये सब्जेक्ट यू था, डू आगे आया, सब्जेक्ट ही था, डज आगे आया, वर्ब ये की ये रही। तो ये था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद में अपन अगला जो सेंटेंस का काइंड है वो देखते हैं, WH आपको बताया था, WH वर्ड वाला सेंटेंस, WH वर्ड यानी कि विच क्वेश्चन
जो WH वर्ड से बने हुए होते हैं। WH वर्ड, इसमें क्या होता है कि उसका आंसर कुछ ना कुछ होता है, कोई नाउन, कोई वर्ब, कोई एक्शन, उसकी कोई न कोई आंसर एक होता है, एक्सपेक्टेड आंसर कुछ होता है, आंसर यस या नो नहीं होता है। WH वर्ड वैसे आपको पता होंगे, लेकिन शॉर्ट में देख लीजिए, बता देता हूं, जो जनरली अपन यूज करते हैं, हु, कौन, वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, विच, कौन सा, whom, किसे, whose, किसका, what रह गया, what, क्या, how, कैसा, कैसे, हाउ मच, कितना, ये बताता है, क्वांटिटी, हाउ मैनी, कितने, ये बताता है नंबर, हाउ ऑफन, कितनी बार, ये बताता है फ्रीक्वेंसी, हाउ लॉन्ग, कितनी देर, ये बताता है टाइम, और हाउ फार, कितनी दूर, ये बताता है अपने डिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके काम आएगा। ये अपन ने WH वर्ड देखे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, और बीच बीच में आपको कहता जाऊंगा, वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। हम ऐसे ही और पर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की ऐसे ही वीडियोस जो है वो यहाँ पर आपके लिए लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। तो अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छी फैकल्टीज है सीखने के लिए, आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को आप लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। WH वर्ड्स के सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए एक बार। इसमें क्या करेंगे अपन, जो WH वर्ड होगा उस WH वर्ड को सबसे आगे लिखेंगे। सेंटेंस हिंदी में देख लीजिए, जैसे कि एक बार, वह कब उठता है। WH वर्ड, उसके बाद में अपन जो हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता ही है हेल्पिंग कौन कौन सी है, डू और डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, जो कुछ भी होगा क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे। इस सेंटेंस में देखिए, WH वर्ड कब, कब के लिए अपन जब कौन सा यूज करता है आपको बताया था मैंने, व्हेन। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डज। व्हेन डज सब्जेक्ट ही और गेट अप, व्हेन डज ही गेट अप। तुम क्या करते हो, व्हाट, तुम क्या करते हो, व्हाट सब्जेक्ट तुम है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। देखो सेंटेंस एक होता है हाउ डू यू डू, जिसको अपन यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में,
हाउ डू यू डू। इस हाउ डू यू डू का मतलब क्या होता है, आप कैसे हो। तो ये ध्यान रखना, आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। आजकल लोग कॉमन हाउ यू यूज कर लेते हैं, लेकिन हाउ डू यू डू यूज करते हैं, आप कैसे हो। तो ये बताया, इसमें आपको देखना है, वैसे आप इजीली कर दोगे, लेकिन अगर कुछ स्पेशल मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी सेंटेंस का आंसर, उसमें आंसर अगर कोई सब्जेक्ट हो यानी कोई कर्ता हो, जब उस प्रश्न का उत्तर कोई कर्ता हो यानी कि सब्जेक्ट हो, तब सीधी सी बात आपको पता होगा कि जब किसी सेंटेंस का आंसर करता है तो क्वेश्चन जो है वो किस WH से शुरू होगा, हु से शुरू होगा। हु मतलब कौन, तो हु से शुरू होगा। तो जब प्रश्न हु से शुरू हो तो इसमें ध्यान रखना है कि हु के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि हु भी तब जब आंसर क्या हो, सब्जेक्ट हो। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हुम जो एक वर्ड होता है, WH वर्ड है हुम, यानी कि किसे, उस किसे को भी किसने रिप्लेस कर दिया है, हु ने रिप्लेस कर दिया है। यानी कि लोग हुम की जगह हु का ही यूज करने लगे हैं, उसको रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अगर हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो समझ जाना कि वो हुम का सेंस दे रहा है, और हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट इसका आंसर है। तो हु के वर्ब को क्या करना है, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ईएस जो अपन ने उसके पॉजिटिव सेंटेंस में किया था वो इसमें करना है। हमको हु के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करना है, और फिर ऑब्जेक्ट या इधर वर्ब होगी तो वर्ब देख लेंगे अपन, फिर ऑब्जेक्ट जो कुछ भी होगा और क्वेश्चन। जैसे कि हु, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आप उसका आंसर देंगे तो कोई न कोई सब्जेक्ट, किसी टीचर का नाम लेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, तो उसका आंसर क्या है, कोई न कोई सब्जेक्ट है। तो हु के बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, टीच। हु टीचेस, क्योंकि बताया है, इसके साथ एस या ईएस लगा दो। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। हु प्लेज वेल, कौन अच्छा खेलता है, हु प्लेज वेल। तो देखिए, जब इसका आंसर आप कोई को नाम देंगे, तो जब सेंटेंस का आंसर अगर कोई सब्जेक्ट हो तो अपन हु से शुरू करेंगे, और उसके साथ में अपन क्या है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, और सीधा अपन क्या करेंगे, वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाएंगे। देखिए, ये अपन ने इसके पांचों टाइप्स जो है वो सेंटेंस के पढ़े। आपको सबसे पहले पॉजिटिव पढ़ाया, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अपन ने बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको धीरे धीरे करते हुए सीखा है, समझा है। अब आपको एक इस टेंस की प्रैक्टिस करा देता हूं, उस प्रैक्टिस के आधार पर आपके लिए थोड़ा सीखना इजी रहेगा। ये कुछ सेंटेंसेस जो है आपके सामने, अब आपको उसे पता ही होगा कि अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़े हैं, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही सेंटेंस है। फिर भी इन सेंटेंसेस को आप देख लीजिए एक बार, एग्जाम में आपके 9th या 10th के पेपर के अंदर सेंटेंसेस जो है वो इस तरीके से दिए हुए आते हैं। अब इन सेंटेंस के अंदर अपन को पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो मैंने आपको इसकी बताई थी आइडेंटिटी, कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, और उसके बाद अपन को इसके अंदर वर्ब की फॉर्म फिल करना है जो अपन ने अभी पढ़ा है। देखते हैं अपन एक एक सेंटेंस को, इजीली आप इसके अंदर भर पाएंगे। आई ऑलवेज क्रिकेट इन द इवनिंग, वर्ब क्या है, प्ले। आई ऑलवेज क्रिकेट इन द इवनिंग, वर्ब है प्ले। देखिए इस सेंटेंस को बताया था मैंने, किससे पहचानेंगे, आई से, ऑलवेज से पहचाना, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज से पहचाना कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है।
सब्जेक्ट क्या है? आई है। सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है। तो आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो अपन क्या करते हैं, जो वर्ब दी हुई होती है उसको एज इट इज लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा? प्ले का प्ले आ जाएगा। सेकंड सेंटेंस है ही एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। वर्ब है गेट अप। वह सुबह 6 बजे उठता है। अब देखिए सब्जेक्ट ही है तो सिंगुलर है तो आप उसको पहचान लेंगे। अब हमको पता ही है क्या करना है अपन को, वर्ब जो दे रखी होती है उसके साथ अपन को एस या ईएस लगाना है। तो ही गेट्स अप, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, इसलिए अपन क्या करेंगे, गेट के साथ एस लगा देंगे। द लास्ट ट्रेन एट 10 PM। देखो ये स्केड्यूल्ड, जिसको अपन शेड्यूल भी बोलते हैं, समय सारणी पर आधारित कार्य है। यानी कि अंतिम ट्रेन 10 बजे, रात को 10 बजे रवाना होती है। तो लास्ट ट्रेन सिंगुलर है। सेंटेंस को पहचानें कैसे, तो कि ये एक स्केड्यूल्ड एक्शन है, समय सारणी पर आधारित कार्य है। वर्ब है डिपार्ट, इसके साथ क्या कर देंगे अपन, सबको पता ही है, एस लगा देंगे। ये सेंटेंस देखो, द अर्थ अराउंड द सन मूव। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अपन ने सबसे पहला देखा था कि इस सेंटेंस के अंदर जो एटर्नल ट्रुथ होते हैं, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, वो लिखे जाते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो सिंगुलर है ये। अपन क्या करेंगे, मूव के साथ में एस लगा देंगे। वैसे कि वैसे ये द सन इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है। द सन राइज रहेगा नहीं, क्योंकि सन है इसलिए एस लगा जाएगा। अब देखिए उसके बाद आपको बताया था मैंने कि प्रोवर्ब, कहावतें, वो भी अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखनी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने वो खरगोश और कछुए वाली कहानी काफी बार पढ़ी होगी, उसका वो मोरल जो होगा वो आपने कई बार देखा होगा, उसमें यही लिखा होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यानी कि जो धीमा लेकिन निरंतर चलता रहता है उसी की जीत होती है। तो हम यहां पर एस लगा देंगे, विंस द रेस, क्योंकि यहां पर स्लो एंड स्टडी इसको एक यूनिट माना गया है। 2 and 2 4 वर्ब है मेक, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं। अगर इस सेंटेंस को अब मैं कहूं कि इसके अंदर मेक लगेगा या मेक्स लगेगा, मैंने दोनों लगा दिए, दोनों, तो दोनों सही है। दोनों सही कैसे हैं, अगर इस सेंटेंस को एक जनरल अपन एक इंग्लिश के सेंटेंस की तरह देखते हैं तो 2 and 2 ये एक एलिमेंट है, ये एक दूसरा एलिमेंट है, यानी कि 2 नाउन है, एक ये नाउन है, एक ये नाउन, 2 नाउन हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया। तो प्लूरल होते ही आपको पता है क्या करना है, अपन को जो वर्ब दे रखी होती है वो की वो एज इट इज लगानी होती है। लेकिन ये एक प्रोवर्ब भी है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये प्रोवर्ब भी है, तो जब अगर प्रोवर्ब की तरह यूज करेंगे तो उसके अपन मेक्स भी लगा सकते, तो ये भी राइट है। ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कल जयपुर का दौरा करेंगे। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है, भले ही यहां पर टुमारो दिए रखा हो। आपको मैंने जब शुरुआत किया तब बताया था कि टेंस और टाइम 2 अलग अलग चीजें हैं। टेंस जो है वो एक ग्रामेटिकल एलिमेंट है, टाइम जो है एक नेचुरल फिनोमेना है। आपको मैंने एग्जांपल देकर के समझाया था। तो इसके अंदर टेंस कौन सा लगेगा, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। पीएम विजिट्स, आप कभी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ना तो उसमें आपको यही दिखा हुआ मिलेगा, पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है शी नेवर लाई। लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। वह कभी झूठ नहीं बोलती हैं, तो शी नेवर लाइज, शी नेवर लाइज। टेल्स अ लाई, अगर टेल लगाते हैं वर्ब तो भी लाई अपने आप में एक वर्ब भी है, तो शी नेवर लाइज। राम एंड श्याम टू स्कूल टुगेदर डेली। राम और श्याम हमेशा
साथ साथ स्कूल जाते हैं। तो राम एंड श्याम दो नाउन हुए, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब क्या आ जाएगी? गो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? गो आ जाएगी। क्योंकि सब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो अपन वर्ब के साथ में कुछ नहीं लगाते हैं, उसके साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, एस या ईएस नहीं लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो अपन उसका क्विक रिव्यू कर सकते हैं, जो जो अपन ने पढ़ा है उसका अपन क्विक रिव्यू कर सकते हैं। ये सेंटेंस देखेंगे, इसमें आपको पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था कि अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो अपन उसके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये अपन ने पढ़ा था, देखा आपने, आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में अपन ने नेगेटिव की बात की, तब देखा था कि अपन क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाते हैं। ये भी देखो, आपको अच्छे से याद होगा, अपन ने सेंटेंस भी देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद में अपन जब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव के बारे में अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले पढ़े थे अपन ने। उसके अंदर देखा था कि जब प्रश्न क्या से बनता हो और उसका आंसर यस या नो में हो तो अपन सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू डज जो है उसको अपन स्टार्टिंग में आगे लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब, जो सेंटेंस भी आपको मैंने आगे बताया। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखा, एग्जाम्पल में बताया अपन को, स्ट्रक्चर देखा अपन ने। उसके बाद में अपन ने जब WH वर्ड की बात की, इसको आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया हो या लिखे हो, बहुत काम की चीज है आपके, क्योंकि कई क्लासेस पार कर लेते हो आप, लेकिन आपको जो पूछा जाए कि होम का मतलब क्या होता है तो फावे मारते हो, हुज का मतलब क्या होता है आप बता नहीं पाते हो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये WH वर्ड के सेंटेंस कैसे अपन लिखते हैं ये अपन ने देखा। तो अब इन चीजों को क्या करना है आपको, अपने जो प्रैक्टिस करते हो आप, स्पेशली ये क्लास, वैसे तो कोई भी व्यूअर उसको देखे, जिसको भी इंग्लिश में रुचि हो, जिसको भी इंग्लिश सीखनी हो, वो उसको पढ़ सकता है। अपन आगे और क्लासेस लेते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, मैं आपको और अच्छे से इसको समझाता रहूंगा। लेकिन हमारे स्पेशली 10th और 9th के जो बच्चे हैं उनको ये देखना है, तो उनको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही टेंस जो है वो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको इसकी कुछ सेंटेंसेस जो है वो बताए थे, वो आपने देखे। ऐसे ही सेंटेंसेस जो है वो एग्जाम में आते हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ना। आगे हम अगली क्लास के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। आपको हमारी जो CVP टीम जो है उसके द्वारा जो भी वीडियोस जो अपलोड किए जा रहे हैं, आपके लिए लाइव क्लासेस का जो ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज की जा रही है आपके लिए लाइव क्लास, उसको आप पसंद कर रहे हो। मैं आपसे यही आशा करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और हमारी टीम के द्वारा, जो हमारी संस्था के द्वारा जो इनिशिएटिव किया गया है उसको आप अप्रिशिएट करें और अधिक से अधिक इसको आप फैलाएं, उसका प्रचार करें। आगे हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, बाय।